गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर आपका हो जाएगा दैट इज़ 15th लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे करेक्शंस और एरर्स के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप के करेक्शंस कैसे आ सकते हैं, जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ, आपका जैसे चेन सर्वे कर रहे हो तो आपका अगर टेप और चेन ही गलत है या आप मेज़रमेंट जो भी कर रहे हो, आपने जो भी चेन आपके पास है या जो भी आपके पास टेप है, अगर आप उससे मेज़रमेंट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका चेन में ही कमी हो, तो उस वजह से आपका हो सकता है चेन बढ़ गया हो, चेन छोटा हो सकता है, टेप बढ़ सकता है, तो उसकी वजह से भी जो एरर निकल के आती हैं उसमें आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट बात बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन ये निकल के आता है दैट इज़ कि आपका पुल करेक्शन या पुश करेक्शन। पुश तो होता नहीं, पुल करेक्शन, टेप को जब खींचते हैं ना तो उस वजह से पुल करेक्शन निकल के आता है। ठीक, ऐसे ही सैग करेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सैग करेक्शन के बारे में भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। सैग करेक्शन का मतलब होता है जब टेप हमारा सैगिंग उसके अंदर आ जाता है, दिस इज़ कॉल्ड सैग करेक्शन। ठीक, उसके बाद में हमारा निकल के आता है ड्यू टू स्लोप करेक्शन। मान लें किसी ग्राउंड स्लोपी ग्राउंड है और उस पर आपको चेनेस मेजरमेंट करना है, तो उसकी वजह से भी जो करेक्शन निकल के आता है दैट इज़ कॉल्ड स्लोप करेक्शन। तो एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो दैट इज़ एरर्स एंड करेक्शन। ठीक है, अच्छे से डील करते हैं, दैट इज़ एरर्स एंड करेक्शन। एरर्स एंड करेक्शन, यह आपका 15th नंबर का लेक्चर है, 15 नंबर लेक्चर। ठीक है, दिस इज 15th नंबर लेक्चर। ओके, आगे बढ़ते हैं, दैट इज एरर्स एंड करेक्शन। एरर तो मैं पहले भी देख चुका हूं, अब हमको जो बात करनी है यहाँ पे दैट इज करेक्शन के बारे में ज़्यादा बात करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सिस्टमैटिक एग्जाम में पूछ लेता है। सिस्टमैटिक एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन, टू द लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, इसका मतलब हुआ सिस्टमैटिक एरर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दैट इज सिस्टमैटिक एरर, शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ, एरर करके रह रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या ब्रैकेट में आप चाहो तो इसको एल, या इसको और मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहो तो एरर प्रोपोर्शनल टू एल। इस तरीके से मैथमेटिकल भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रैंडम एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रैंडम एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन, लेकिन स्क्वायर रूट, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, दैट इज लेंथ ऑफ। एक्चुअली इसलिए रूट क्यों है पता है, जब हम लोग ना इसमें रैंडम एरर देखते हैं ना तो रैंडम एरर में लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, इस वजह से इसमें स्क्वायर रूट आता है। तो उसके डेरिवेशन में जो है ना, जो भी हम निकालते हैं तो वहाँ पे स्क्वायर रूट निकल के आता है, इस वजह से यहाँ पे भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका स्क्वायर रूट में आता है। ठीक है, तो वो डेविएशन जो होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब आपका स्क्वायर रूट में आता है, इस वजह से यहाँ पे लेंथ ऑफ द लाइन इज आपका इन्वर्सली। तो इसके सामने लिखो, नहीं तो आपको कन्फ्यूज हो जाओगे, दैट इज एरर प्रोपोर्शनल टू एल। यहाँ पे जो एरर है दैट इज एरर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो भी जो भी लेंथ आप मेज़र कर रहे हो उसकी बात कर रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्क्वायर रूट रहता है और उसमें आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इसमें सिस्टमैटिक में बढ़ता चला जाता है उतना जितना हर बार आपका एडअप होता चला जाएगा, लेकिन आपका जब आपका रैंडम होगा तो इसमें आपका इस तरीके से नहीं बढ़ेगा, इसमें स्क्वायर रूट के साथ बढ़ेगा। नेक्स्ट है करेक्शन, दैट इज करेक्शन। नेक्स्ट है करेक्शन।
करेक्शन में दो बातें निकल के आती है, एक तो चेन के लिए पढ़ेंगे, दिस इज फॉर चेन, दूसरा टेप, एक तो चेन दूसरा टेप। इसमें जो निकल के आता है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन फॉर स्टैंडर्ड, मान ले अपने स्टैंडर्ड पे नहीं है, जो भी इसका स्टैंडर्ड होता है, लेंथ होता है, उस पे स्टैंडर्ड पे ही नहीं है, तब भी करेक्शन लगाना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, चल नेक्स्ट है करेक्शन फॉर स्लोप। दो करेक्शन तो हम चेन में पढ़ेंगे, करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर स्लोप। ठीक है, तो इसमें स्लोप का भी करेक्शन आएगा चेन में। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जिससे फर्स्ट है टेप में करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन, सॉरी, दैट इज करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, दो बार लिख गया, सॉरी, दैट इज राइजेशन। जे भी कई लोग लिखते हैं, कई लोग जेड भी लिख देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, स्टैंडर्ड से बन गया स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट आता है दैट इज करेक्शन फॉर स्लोप। यहाँ पे भी आता है, टेप में भी हमको जो पढ़ना है वो करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर स्लोप। नेक्स्ट जो बात करनी है करेक्शन फॉर पुल, करेक्शन फॉर पुल, करेक्शन फॉर पुल। पुल मतलब अगर आप टेप को खींच लेते हो तब भी आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेप खींचने से उसकी लेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है करेक्शन फॉर टेम्परेचर, क्योंकि अगर मान लें मेटालिक बना हुआ तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा, तो करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट निकल के आता है करेक्शन फॉर सैग। जो टेप होता है ना उसमें सैगिंग आती है, तो करेक्शन फॉर सैग। ठीक है, नेक्स्ट निकल के आता है करेक्शन फॉर MSL, मीन सी लेवल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ये टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। जो तीसरा चैप्टर है ना, कम से कम 70 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, जो टॉपिक हम तीसरा कवर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेक्शन फॉर यहाँ पे निकल के आता है फॉर करेक्शन फॉर मीन सी लेवल, MSL, मीन सी लेवल। ठीक है, दैट इज़ MSL इसको लिखते हैं, दैट इज़ मीन सी लेवल। कहीं पे आपका मीन सी लेवल नहीं मैच करेगा तब आप लगाओगे मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से कितना ग्राउंड ऊपर नीचे है वो सारे करेक्शन आपको लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट निकल के आता है करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट, आपका अलाइनमेंट सही नहीं है, जिस डायरेक्शन में चेन लगाना चाहिए उस डायरेक्शन से कहीं इधर उधर हो गए, दिस इज कॉल्ड मिस अलाइनमेंट। तो करेक्शन फॉर सेवेंथ इज करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट, करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम बात करते हैं अगली यहाँ पे जो भी चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे सिलेबस है आपका जो इसके अंतर्गत हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में एक एक करके पढ़ना है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। चलो आगे बात करते हैं, पहला करेक्शन डील करते हैं। ठीक है,
तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा होगा करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और सारी चीज़ों को डील करेंगे और इन पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर? चल, और ये पॉइंट जो शुरुआत में लिखा है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलो आगे बढ़ते हैं अब सीधे। दैट इज फर्स्ट हेडिंग डालो करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। फर्स्ट इज करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन अब देखो नाम में लिखा हुआ है कि आपको स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि सपोज दैट आपकी 20 मीटर की चेन लेंथ है, जो कि एक्चुअल में मान लिया 10 मीटर की है, 20 मीटर है, कुछ भी मान लो। एक्चुअल में जो भी बनना चाहिए मार्केट से, जहाँ से भी बन के आती मैन्युफैक्चर बनाता है, वो 20 मीटर की थी ही नहीं। किसी कारणवश वो 20 से कम भी हो सकती है, 20 से ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकता है 20.1 मीटर हो सकता है 19.9 मीटर हो। तो इस तरीके से वो करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉर एब्सोल्यूट लेंथ। इट इज़, इसको डिनोट जो करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन को CA से, करेक्शन दैट इज CA, ठीक है। चल नेक्स्ट बात करते हैं। दैट इज इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज करेक्शन फॉर, it is also called as correction for absolute length, correction for absolute length, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है दैट इज एक्चुअल लेंथ को हम मान लेते हैं। दैट इज जो भी एक्चुअल लेंथ है इसको ट्रू लेंथ मानते हैं, मेजर्ड लेंथ भी मान सकते हो। तो इसमें कई सिंबल्स हम लोग यूज करेंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना आपको है। दैट इज, चलो नेक्स्ट सिंबल हम लोग लिखते हैं। दैट इज, सिंबल की बात कर लेते हैं। तो इसको स्टैंडर्डाइजेशन का दूसरा नाम एक और होता है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, ये भी हो सकता है, इसका नाम और लिख लेना, और करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, ठीक है। तो इनकरेक्ट लेंथ के कारण भी ऐसा हो सकता है। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग मेंशन कर लेते हैं, कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मार्किंग है उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दें, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले एरर क्या होता है और करेक्शन क्या होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं। दैट इज़ एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यही पढ़ते आ रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, या इसको शॉर्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और जो करेक्शन होता है ना, करेक्शन दैट इज करेक्शन होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगर शॉर्ट में लिखूं तो मेजर्ड वैल्यू MV माइनस TV, यहाँ पे TV माइनस MV, इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए एरर और करेक्शन में क्या फ़र्क होता है, तो ये फ़र्क होता है। देखो
एरर अगर आपका फार्मूला अगर देखोगे तो एरर को लिख सकते हो क्या, एरर को लिखा जा सकता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये लिख सकते हो, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एक काम करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू किसकी वैल्यू, करेक्शन की है, तो माइनस करेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एरर आपकी अगर पॉजिटिव है तो करेक्शन कैसा लगेगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है, ताकि ऑल ओवर वैल्यू प्लस और माइनस जुड़ के जीरो हो जाए। तो दिस इज़ कॉल्ड एरर और करेक्शन में ये पता चले, ठीक है। तो अगर मेरी एरर पॉजिटिव आई तो मेरे को करेक्शन नेगेटिव लगाना है, अगर एरर मेरी नेगेटिव आई तो करेक्शन हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। तो ये बात आपको यहाँ पे पता चल गई, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ पढ़ रहे हैं। सपोज दैट कि जहाँ पे भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, सपोज दैट कि आपके ग्राउंड पे मान ली ये लेंथ आपको मेज़र करनी है, ठीक। और आपके पास जो चेन है ना, सपोज दैट ये आपका पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ठीक। इसके कई मेजरमेंट टुकड़ों में करने हैं आपको, इस तरीके से मेजरमेंट करना है। और आपके पास जो चेन है ना, मान लेते हैं ये चेन है कोई, दैट इज़ ये चेन है, ठीक है। ये चेन है आपके पास, सपोज दैट ऐसे ही बना देते हैं बस चेन समझने के लिए, ये चेन है आपकी, ठीक है। दिस इज़ द चेन, इस चेन से आप मेजरमेंट करने जा रहे हो, ठीक। और ये चेन सपोज दैट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपकी ये जो चेन है ना, ये आपकी सपोज दैट 20 पॉइंट मान लिया, स्टैंडर्ड वैल्यू 20.0 मान लेते हैं, दिस इज मीटर में हो जाएगा। ये आपकी मतलब करेक्ट लेंथ है आपकी चेन की, ठीक। लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कि कोई भी कारण हो सकता है कि मान लिया कि जो बीच की इनके लिंक प्रोवाइड करते हो, इनका साइज़ बढ़ जाए, तो चेन की लेंथ नहीं बढ़ सकती क्या। अगर आप चेन को पुल जब करते हो, लगाते हो, तो हो सकता है कि इनके बीच की जो लिंकेज है ना, लिंक्स, ये हो सकता है बढ़ जाए, रिंग्स का साइज़ बढ़ जाए, ओवल शेप है, तो इस वजह से उसकी लेंथ बढ़ सकती है। जब लेंथ बढ़ेगी तो यही लेंथ आपकी बाद में क्या हो सकती है, जब आप मेज़र कर रहे थे 20 मीटर, मान लिया 20 मीटर से इसको मेज़र किया, और ये मान लिया आपके पास 60 मीटर लेंथ थी टोटल, ये 60 मीटर ए से लेके बी तक है, मान लिया एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। 60 मीटर की लेंथ को 20 मीटर से मेज़र करना, तो यहाँ लगाओगे तो यहाँ 20 मीटर, यहाँ से लगाओगे यहाँ पे, तो 20-20 मीटर के 3 बार मेज़र करना पड़ेगा। तो ये ग्राउंड की एक्चुअल लेंथ है, ये सही है, और ये ट्रू लेंथ है किसकी, चेन की, तो ये तो सही हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज दैट चेन की लेंथ बढ़ गई, 20.10 हो गई। अब 20.1 वाली जीरो वाली चेन से जब आप यहाँ मेज़र करोगे ना, तो पहली बार में आपको यहाँ पे मार्किंग करना पड़ेगा, अगली बार के लिए मार्किंग यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ पे आएगा, क्योंकि अब लेंथ बढ़ चुकी चेन की है। फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ पे आगे निकल जाओगे। इसका मतलब ये है कि जो 60 मीटर की लेंथ थी, अब वो 60 मीटर की लेंथ आप छोटी बताओगे, क्योंकि आपके पास जो पैमाना है मापने करने का, जिससे आप मेज़रमेंट कर रहे हो, उसकी लेंथ बढ़ गई। जब लेंथ बढ़ी वाली चीज़ से अगर आप मेज़रमेंट करोगे, तो जो भी एक्चुअल ग्राउंड में है उसको आप कम बताओगे। क्यों, अब ये 20.1 है, एक्चुअल में तो आप बना रहे हो किसको भैया 20 मीटर होगा, बट जैसे ही नापोगे तो आपका लेंथ अब बढ़ के आ रहा होगा यहाँ से, फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो फिर यहाँ तक आओगे। तो आप देखो इससे क्या हो गया, इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरीके से आपका ये जो है लेंथ छोटा पड़ गया। इसका मतलब है कि अब आप ध्यान से सुनो कि आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, आपकी ट्रू वैल्यू क्या होगी, एरर क्या निकल के आएगा, करेक्शन क्या निकल के आएगा। तो सिंपल चीज़ है, अगर आपको करेक्शन लगाना है, अब लेंथ कैसे बढ़ती है उसको थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रू माइनस हमको मेजर्ड करना है तो करेक्शन निकल जाएगा, मेजर्ड माइनस ट्रू करना है तो एरर निकल जाएगा। तो उसके बारे में सब लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जिनको मैं मार्क कर देता हूँ। दैट इज़, इसका एक फार्मूला होता है ट्रू लेंथ इनटू, दैट इज़ ट्रू लेंथ ऑफ चेन, दैट इज़, इसका फार्मूला होता है दैट इज़ ट्रू लेंथ ऑफ चेन into true length of the ground, that is true length of line, true length of line, ये इक्वल टू होगा wrong length of chain, wrong length, जैसे पहले नहीं पढ़ाया था ट्रू इंटू ट्रू करके, जब याद करो जब श्रृंक फैक्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे भी यूज हुआ था सेम कॉन्सेप्ट। तो wrong length of chain, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन इनटू, ठीक है, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन, ये फार्मूला होता है। या ऐसे याद कर लो शॉर्ट में करके, ट्रू इंटू ट्रू, ट्रू इंटू ट्रू इजकल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग।
इस तरीके से याद रखो, बस ख़त्म कहानी। ठीक, अगर आपको चेन की बात करनी तो साथ में ही आपको लाइन की बात करनी है, साथ में अगर चेन की बात करनी तो साथ में लाइन की भी बात करनी है, याद हो जाएगा। तो इसका फार्मूला निकल के आता है, सपोज दैट ट्रू लेंथ ऑफ द चेन, अगर इसने मार्क किया है, सपोज दैट कैपिटल एल मार्क किया, तो इसको कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इजकल टू एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। एल डैश जो है यहाँ पे रॉन्ग वाली है, इस पर जब क्वेश्चन करोगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, तो एल कैपिटल इंटू स्मॉल एल, एल डैश इंटू स्मॉल डैश एल, तो इस तरीके से आपने रॉन्ग इंटू रॉन्ग को कर दिया। अब यहाँ पे मेजर कर देते हैं, दैट इज कैपिटल एल इजकल टू, इस पर कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ट्रू लेंथ ऑफ चेन, दिस इज ट्रू लेंथ ऑफ चेन, ये ट्रू लेंथ किसकी है? चेन की। ट्रू लेंथ ऑफ द चेन, या इसे बोलते हैं डिजाइनेटेड लेंथ, जो डिज़ाइन की गई एक्चुअल में लैब से या कहीं पे मैन्युफैक्चरर ने इसको डिज़ाइन किया है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रू लेंथ ऑफ द चेन। ये इसे डिज़ाइन बोलते हैं, डिज़ाइनेटेड लेंथ, इसको बोलते हैं डिज़ाइनेटेड लेंथ। तो इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज कैपिटल एल डैश, दिस इज द, आप कहीं पे भी मेजर कर रहे थे और ज़्यादा खींच ले चेन को, तो उनके बीच में जो रिंग्स नहीं प्रोवाइड की जाती, सपोज दैट ये रिंग्स हैं, इनके बीच में ये रिंग्स आपने प्रोवाइड करी, तो इनको ज़्यादा खींचोगे ना तो ये इनका शेप बढ़ नहीं सकता इस तरीके से, तो ये वही चेन आपकी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ओके, तो इस तरीके से दिस इज़ द रॉन्ग लेंथ ऑफ द चेन, दिस इज एल डैश जब हो जाएगी, जब आप खींच लिए लेंथ बढ़ गई तो ये निकल के आ गई रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन। तो कैपिटल एल में हमने मान रखा है चेन, आपकी जो मर्जी हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल एल मान लो, स्मॉल एल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट निकल के आता है एल डैश, दिस इज एल डैश रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट आता है ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, स्मॉल एल इजकल टू ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। चल, तो इस तरीके से ये फार्मूला आपका निकल के आ जाता है। तो कुछ करना नहीं है, पहले से भी पढ़ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इससे कई क्वेश्चन हम लोग खुद ही कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी कर लेंगे इस पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, साथ साथ में क्वेश्चन भी करते रहेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। कपड़ा तो अब बात करेंगे क्वेश्चन, इसके साथ में टैकल करते हैं, देखते हैं क्या है। कुछ क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं, कन्वेंशनल टाइप के, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, चल, तो इसी के साथ में एक क्वेश्चन भी टैकल करते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अब इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर इसको पता है, इसके शॉर्ट तरीके भी होते हैं कि एग्ज़ाम में पहचानने के तरीके, उसको भी मैं बता दूंगा आपको कि हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम इन एग्ज़ाम। मतलब आपको ये भी पता कर सकते हो कि वहाँ पे कि एग्ज़ाम में कैसे आप चीज़ों को यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, कि अगर आपको मान लें टाइम नहीं है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रॉब्लम को आसानी से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे नोट डाउन करते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ते हैं।
एक लाइन है मेजर, क्वेश्चन कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अ लाइन, फिर ऑब्जेक्टिव में करना नहीं पड़ेगा हमको। लाइन मेजर्स, अ लाइन मेजर्स, ठीक है, 7200 मीटर, 7200 मीटर, when measured with a tape having a designated length, डिजाइनेटेड बोल देता है या स्टैंडर्ड बोल देता है, डिजाइनेटेड, ठीक है, डिजाइनेटेड लेंथ ऑफ 30 मीटर, लेंथ ऑफ 30 मीटर, मेट्रिक चेन हो सकती है 30 मीटर की। इफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप इज, इफ द दैट इज, ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप इज 30 पॉइंट इतना, इफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप, इफ द, सॉरी चेन की बात कर रहे हैं ना, लाइन मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टेप से अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चेन में लगा दो, टेप में लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है विशेष, ठीक है। चेन से मेजरमेंट करो उसका भी लेंथ बढ़ सकता है, और मान लिया आपने टेप से करा तो उसका भी लेंथ बढ़ सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है दोनों में कॉमन है, तो जो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए करेक्शन लगेगा वो दोनों में अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज़ द करेक्ट फॉर बोथ। तो दिस इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप इफ द एक्चुअल लेंथ, इफ द एक्चुअल लेंथ, if the actual length of tape is actual length of tape is 30.10 meter, then what is the true length, then what is the true length, what is the true length of a line, ऑफ अ लाइन, कितना निकल के आएगा उसको देखते हैं, ठीक। चलो पहले ये बताओ यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, करेक्ट लेंथ किसकी क्या क्या दे रखी है उसको देखते हैं। एक लाइन मेज़र करना है, सपोज दैट ये लाइन है, लाइन तो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी तो हम बना नहीं पाएंगे, समझने के लिए ये लाइन मान लेते हैं, एक लाइन ए बी है, ये 7200 मीटर जो है आपने मेज़र किया, ध्यान से सुनिएगा। अ लाइन मेज़र 7200 मीटर व्हेन मेजर्ड विद द टेप हैविंग द डिजाइनेटेड लेंथ ऑफ 30 मीटर। जब डिजाइनेटेड लेंथ से आपको मेज़र किया गया तो ये निकल के आ गया, ठीक है। चल फिर आगे बात करते हैं। फिर इसने बताया दैट इज़ एल डैश, आपने क्या माना था, एक मिनट, एल डैश को आपने माना था रॉन्ग लेंथ, ठीक। तो ये 7200 मीटर आपने मेज़र किया, डिजाइनेटेड लेंथ कितना था, मतलब आपका जो टेप था वो डिज़ाइन था कितने ऊपर, 30 मीटर पे। इसका मतलब जो टेप की जो लेंथ है, या चेन बात कर सकते हो, जो मर्जी करे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मेज़र कर सकते हो। तो अगर इसको आप मेज़र करोगे तो आपका फार्मूला क्या था, पहले फार्मूले पे जाओ, एल इंटू स्मॉल, दिस इज एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश, यही फार्मूला होता है। तो मैंने आपको ये बताया था, एक तो ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस थी, तो ट्रू लेंथ ऑफ द चेन, तो कैपिटल एल आपको यहाँ पे इसने पूछा है कि नहीं, हाँ इसी के बारे में बात कर रहे हैं। चलो तो कैपिटल एल के बारे में हमने यहाँ पे कैपिटल एल जो माना था, लेंथ ऑफ द चेन माना था, तो उसको देखते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ द चेन। तो कैपिटल एल आपको दे रखा है दैट इज़ 30 मीटर, ठीक। चल उसके बाद में जो चेन है और जो टेप है उसकी लेंथ कितनी हो गई, 30.10, ठीक है। तो इसको भी मेंशन कर लेता हूँ, तो दैट इज़ एल डैश, ये 30 पॉइंट कितना हो गया 1, ठीक। वैसे भी एग्ज़ाम में ऑप्शन 2 मिलेंगे आपको, 7200 से ज़्यादा होगा, एक में 7200 से कम होगा। तो आपको खुद ही सोचना है कि टेप की लेंथ बढ़ चुकी है, अब मेजर करके जो भी लेंथ निकल के आएगी वो कम आएगी, ज़्यादा आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप इज़ 30.10, देन व्हाट इज़ द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज़, तो ये हो गया आपका 30.10। और जो मेजर्ड आपने किया दैट इज़ एल डैश, एल डैश की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास में वो 7200 मीटर है। ये आपने रॉन्ग मेजरमेंट किया,
जो भी आपने लाइन मेजर किया, व्हेन मेजर्ड विद द टेप हैविंग द एक्चुअल डिजाइनेटेड लेंथ ऑफ इतना मीटर, इफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप इज 30.10 मीटर, देन व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। तो ट्रू लेंथ आपसे पूछा कि इसकी में एक्चुअल में थी लेंथ कितनी, ठीक है। अब आप ये बताओ, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। एक्चुअल में आपको लेंथ निकालना है और मेजर करके आप बता रहे हो 7200 मीटर, और आपने जो 7200 मीटर बताया है वो गलत वाले स्केल से बताया। ध्यान से सुनिएगा, आप 30.10 वाले जो टेप की या चेन की मदद से आपने 7200 बताया है, बट एक्चुअल में ये 7200 से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपने लॉन्ग वाली स्केल से, थोड़ा ज़्यादा वाली स्केल से मेज़र किया है, तभी जा करके तो 7200 आया। थोड़ा कम बताया आपने। अगर ये 30 मीटर वाले से मेज़र करते तो 7200 से ज़्यादा आता। इसलिए जिस भी ऑप्शन में 7200 से ज़्यादा होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और जिस भी ऑप्शन में 7200 से कम होगा वो आंसर गलत हो जाएगा। तो कई ऑप्शन तो हम ऐसे ही पहचान लेंगे। चलो, अब मेरे को जो निकालना है वो एल निकालना है। क्या निकालना है? एल। तो लगा दो फार्मूला, एल इंटू दिस इज एल इंटू स्मॉल एल इंटू एल डैश इंटू दिस, ठीक। तो जो भी वैल्यू है उसको पुट करते हैं। 30 मीटर एल आपको निकालना है, एल डैश आपके पास 30.10 है, ठीक है, इंटू, और आपका ये आ जाएगा दिस इज़ 7200 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ये एल जो निकल के आता है दिस इज़ द 7224 मीटर। तो देखो ये बढ़ के आ गई ना, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। करेक्शन की बात करना चाहें तो करेक्शन क्या हो जाएगा? करेक्शन, यहाँ पे करेक्शन होता है क्या? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक। ट्रू वैल्यू आपके पास ये आई है 7224, मेजर्ड वैल्यू आपके पास कितनी है? 7200 है। तो इस तरीके से आप निकालोगे तो 224 निकल के आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप 7200 है ना, तो 24 निकल के आएगी, दैट इज़ 24 मीटर। तो करेक्शन कैसा है? पॉजिटिव आया, तो दिस इज़ करेक्शन इज़ पॉजिटिव। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ करेक्शन कैसा होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। आप इसको लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसको भी लगा लेते हैं। इसको तो मैं रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूँ। साथ साथ में क्वेश्चन भी करते रहेंगे, ठीक है, ताकि हमको बाद में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना करना पड़े। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते चलेंगे उसके साथ क्वेश्चन भी करते रहेंगे। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक 30 मीटर की जो मीट्रिक चेन है, 30 मीटर मीट्रिक चेन, 30 मीटर चेन is found to be 0.1 मीटर शॉर्ट, 0.1 मीटर टू शॉर्ट, इतना खिंच गए किसी कारणवश से, टू शॉर्ट, ठीक। थ्रू आउट द मेजरमेंट, पूरे प्रोसेस के अंतर्गत ये 0.1 मीटर की खिंच गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फुल स्टॉप। इफ द डिस्टेंस मेजर्ड is recorded as if distance is recorded as 300 मीटर, 300 मीटर आपको बताई गई है, 300 मीटर, then actual distance measured will be,
मेजर्ड विल बी, ठीक, चल मेजर्ड विल बी, क्लियर है। तो आप ये बताओ कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी समझने से 4 ऑप्शन बना के देगा, 300 मीटर है तो इसके एक ऊपर वाला ऑप्शन बना के देगा, कहेगा 301 मीटर है, 302 मीटर है, एक में 299 भी दे देगा, 298 भी दे देगा। तो आपको इन बातों को समझने के लिए कई बार क्या होगा, कुल कई सारे ऑप्शन या तो उससे ज़्यादा होंगे जो भी एक्चुअल लेंथ होगा, या तो उससे कम होंगे। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिना लगाए भी सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिकली सोचना ज़रा, जैसे ये तो एक्चुअल लेंथ आपके पास है 30 मीटर, एक मान लेते चेन है, ये 30 मीटर की थी। कुछ समय के बाद कोई कारणवश ये लेंथ जो है ना शॉर्ट हो गई, शॉर्ट होने के बाद थोड़ा कम बची। ये पॉइंट अब जो है ना, ये आपका 30 मीटर था, श्रंक कितना हुआ 0.1 मीटर, शॉर्ट हो गई 0.1 मीटर से, तो आपका बचेगा कितना 29.90 मीटर, इतना बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप इससे मेज़र कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। अब आप एक्चुअल तो ये है, ये आपकी शॉर्ट होने के बाद बची, आप इससे मेजरमेंट कर रहे हो। अगर किसी छोटी चीज़ से मेजरमेंट करोगे तो एक्चुअल में जो टोटल लेंथ 300 मीटर है आई है, एक्चुअल में 300 मीटर नहीं है, ये एक्चुअल में कुछ और रही होगी। ये 300 मीटर आपने तब बताया जब आपकी चेन की लेंथ 29.9 मीटर था। मतलब ये बात अच्छे से समझ लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 20.9 मीटर की लेंथ एक्चुअली 30 मीटर के बराबर तो है नहीं, उससे कम ही है। तो अगर आप किसी चीज़ को कम चीज़ से मेज़र करोगे, छोटे डायमेंशन से मेज़र करोगे, तो एक्चुअल में तो आप ज़्यादा ही बताओगे। तो इसका मतलब जो 300 मीटर आपने बताया ना, ये एक्चुअल से ज़्यादा बताया। तो एक्चुअल से अगर आपने ज़्यादा बताया है, क्योंकि आपने कम स्केल यूज़ किया, जैसे आपको 300 मीटर मेज़र करना था, तो जैसे सपोज दैट आपको 300 मीटर मेज़र करना, तो पहली बार में 29 मीटर मान ले यहाँ पे आया 29.9, ठीक। अगली बार मान ले 30 मीटर से जब मेजर कर रहे थे ना, तो 30 मीटर कहीं यहाँ बैठ रहा था, अगला 30 मीटर यहाँ आ रहा था। जब आपने 29.9 से मेजर किया तो यहाँ पे बैठेगा, फिर अगला यहाँ पे आएगा। तो ऐसे ऐसे आप इसको ज़्यादा बता दिए, तो 300 मीटर जो बताया गया वो ज़्यादा बताया गया। तो इसका मतलब है जो भी एक्चुअल लेंथ रही होगी वो आपकी 300 कम रही होगी, ठीक है। तो ऐसे समझा करो, कई सार बार में ये क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाएंगे आपके। तो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, दैट इज़ कैपिटल L इंटू स्मॉल l, दैट इज़ कैपिटल L इंटू स्मॉल l, सॉरी L डैश इंटू दिस, ठीक है। और आपको बताना क्या है, यहाँ पे पूछा किसके बारे में, दैट इज़ आपसे ये पूछा है L डैश तो आपको दे ही रखा है, तो L डैश तो ये है, दिस इज़ L डैश दिया हुआ है, कैपिटल L आपको दे रखा है। ये कैपिटल L जो है ना, ये लेंथ आपकी हो गई इसकी, दैट इज़ कैपिटल L। आपकी जो मर्ज़ी, जो आपको आसान लगे, जो आप करना चाहते हो लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैपिटल L आप लाइन की लेंथ मानना चाहते हो तो उसको भी मान सकते हो। तो ये तो फार्मूला बनाने के लिए कोई टेंशन नहीं। और जो L डैश है, दिस इज़ L डैश है, ये इसकी है, ठीक है। तो कैपिटल L 30 मीटर हो जाएगा, ये आपको एक्चुअल में निकालना है स्मॉल l। L डैश आपके पास 29.90 है, और जो L डैश है आपके पास है, दिस इज़ कितना मीटर मेजर किया हो, 300 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। तो जो L डैश है, दिस इज़ 30 मीटर, 300 मीटर सॉरी, तो दिस इज़ 300 मीटर, तो दिस इज़ 0। तो L इजकल टू दैट इज़ 29.90 इंटू ये कितना आएगा 10। 3 से और कट कर सकते हैं ना, ये 30 से था ना, 30 से ये सीधा चला जाएगा 10, ये 10 आ जाएगा। तो 299.0 मीटर निकल के आएगा। ये थी आपकी एक्चुअल में लेंथ। 299 मीटर आपके पास लेंथ थी, इसको आपने जब कम वाली स्केल से मेजर किया, जब आपके पास पैमाना छोटा था थोड़ा सा, तभी तो आपने ज़्यादा बताया होगा इसको 300 मीटर। तो कई कुछ बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मान ले यही मैं 4 ऑप्शन बना के देता, एक में ऑप्शन दे देता आपको सपोज दैट 299.0 मीटर, एक में दे देता 300 मीटर, ये तो हो ही नहीं सकता था, एक में दे देता 301 मीटर, और दिस इज डी दे देता, मान लेते हैं 302 मीटर। तो आपको तो पता है, तो ये हो ही नहीं सकता था, लेंथ शॉर्ट हो चुकी है, तो उससे ज़्यादा आंसर हो नहीं सकता। तो ये सारे ऑप्शन गए, सीधे आप इसको लगा सकते हो बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को, ठीक है। तो कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि किसी छोटी चीज़ से अगर आपको मेज़र करना है या बड़ी चीज़ से मेज़र करना है, वो सारी बातें आप बता सकते हो। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं
नेक्स्ट करेक्शन की बात करते हैं। ये तो करेक्शन हमने पढ़ लिया। करेक्शन भी निकाल सकते हो ना, ट्रू वैल्यू ये है, निकाल लो आराम से, करेक्शन निकाल देते हैं। करेक्शन करेक्शन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू आपके पास है 299 पॉइंट दिस, ठीक है, माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू आपके पास कितनी है 300, तो ये नेगेटिव का माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका टेप या चेन शॉर्ट होता है, टेप और चेन शॉर्ट होता है तो सैग करेक्शन लगेगा। याद करने का तरीका, शॉर्ट 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 में क्या है, एस, एस का मतलब सब्ट्रैक्टिव, ऐसे भी याद कर सकते हो, सब्ट्रैक्टिव। अगर ये लॉन्ग हो जाता, एक्सपैंड हो जाता, तो वो पॉजिटिव करेक्शन ले लेते। तो ये भी आप थोड़ा सा कहीं पे लिख लीजिएगा। शॉर्ट में एस आता है, जल्दबाजी में आपको जल्दी से क्वेश्चन करना है, टाइम नहीं है, एस फॉर शॉर्ट होता है, इतना नहीं सोच पा रहे हो सबको, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो सीधे शॉर्ट माइनस ये आपका जो भी वैल्यू आएगा, शॉर्ट एस, एस फॉर सब्ट्रैक्टिव, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये जानकारी आपको मैंने दे दी। तो शॉर्टर टेप और चेन अगर होगा तो उसके केस में ऐसा आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बात तो हमने क्लियर कर ली। ऐसे कई क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है, तो इस चीज़ की जानकारी मैंने आपको दे दी। और भी क्वेश्चन कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए जो है ना, थोड़ा थ्योरी पार्ट और डील करते हैं, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, दैट इज तो नेक्स्ट करेक्शन हम लोग जो डील करेंगे, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। चलो आगे बढ़ते हैं, करेक्शन फॉर स्लोप। चलो आगे बढ़ते हैं, करेक्शन फॉर स्लोप की बात करते हैं। तो बात करेंगे करेक्शन फॉर स्लोप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया। चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है करेक्शन फॉर स्लोप, दैट इज करेक्शन फॉर स्लोप। दूसरे नंबर पे आ जाओ, करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर स्लोप, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। चल, इफ चेन सर्वे डिस्टेंस इन चेन सर्वे distance between 2 points, distance between 2 points is measured या always measured along the straight line, measured along the straight line, measured along the straight line on horizontal plane, on horizontal
प्लेन, ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, but due to presence of slope on the ground, due to presence of slope on ground surface, slope on ground surface, distances is measured, distance is measured, okay, along the sloping ground. हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की जो डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच में वो चेन से मेज़र करते हैं, लेकिन कोई ग्राउंड अगर स्लोपिंग है तो उसके लिए आपको यहाँ पे करेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ग्राउंड, हेंस स्लोप करेक्शन इज रिक्वायर्ड, हेंस स्लोप करेक्शन इज रिक्वायर्ड, इसको हमको ज़रूरत पड़ेगी, इज रिक्वायर्ड, तो हमको स्लोप करेक्शन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सपोज दैट, और एक बात है, स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जाम में, स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ये कैसा होता है, निगेटिव। सपोज दैट कि आपके पास ये ग्राउंड है, ऐसे नेचुरल ग्राउंड आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसा स्लोपी ग्राउंड है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट ही मानेंगे अभी, ऐसे ये ग्राउंड है इस तरीके से, ठीक है, ये दो पॉइंट्स, इनका प्रोजेक्शन निकालोगे, सपोज दैट एक पॉइंट ए है, दिस इज़ बी पॉइंट है, इनका अगर आप प्रोजेक्शन निकालोगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, और इस पॉइंट को तो आपने मिला ही दिया, तो ये इसका प्रोजेक्शन निकल के आता है, ठीक है। चलो, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सपोज दैट ये पॉइंट आपने ए मान लिया, ये पॉइंट आपने मान लिया बी, ओके, ये तो ग्राउंड ऐसा था, लेकिन आपको इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन माननी पड़ेगी, ये ग्राउंड ऐसा है, ऐसे आप मेज़र नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से इसको डॉट डॉट में मिला देता हूँ, इससे मिला दिया, क्लियर। चल, ये जो लेंथ है ना, दिस इज पॉइंट आपका, ये भी जो भी पॉइंट आपका है मीन सी लेवल से, सपोज दैट ये आपका मीन सी लेवल है, दिस इज मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल से आपका कुछ पॉइंट्स है, एक एच ए है और एक एच बी है, तो ये पॉइंट सपोज दैट दिस इज द एच ए और दिस इज द पॉइंट इज एच बी, अलग अलग एलिवेशन हो सकता है तभी जा करके, ठीक है, तो दिस इज द एच बी, और ये जो डिफरेंस है दिस इज एच, तो इस तरीके से आपने इसको, एच बी टोटल है, सॉरी, दिस इज द एच बी इज होल थिंग, दिस इज द एच बी, यहाँ से ले करके यहाँ तक है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा इसको हम लोग बोलते हैं एच, दिस इज एच बी माइनस दिस इज एच बी माइनस एच ए, ठीक है, एच बी माइनस एच ए, दोनों का डिफरेंस, क्लियर, क्योंकि इसका पॉइंट का कुछ और लोकेशन है, इस पॉइंट का लोकेशन कुछ और है, मीन सी लेवल से दोनों अलग अलग लेवल पे है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, और इसके लिए देखो, स्लोपिंग ग्राउंड पे अगर आपको मेजर करना है थीटा, स्लोप वगैरह अगर बताना है, ये थीटा बताना है, तो आप अभी कुछ देर पहले पिछले लेक्चर में बात किया था कि अगर आपको स्लोप मेजर करना है तो आप क्लिनोमीटर की हेल्प लोगे, तो स्लोपी ग्राउंड पे उसका जो वर्टिकल एंगल होता है वो क्लिनोमीटर बताता है, तो थीटा इज मेजर्ड बाई क्लिनोमीटर, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस है, एक्चुअल में ग्राउंड तो ऐसे था, लेकिन जो मेजर्ड करोगे इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ, दिस इज द गिवन बाय, दिस इज द एल नॉट, दिस इज द एल नॉट, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी एल नॉट। अब मैं दूसरा कलर से लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, दिस इज एल नॉट, और इसको मार्क कर देता हूँ दूसरे कलर से, दूसरे कलर से इसको मार्क कर दूंगा, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा।
देखो क्लियर। तो इस तरीके से इसको अगर मैं बात करूं, दैट इज, इसको एक मिनट, आपको ये तो पता ही होगा कि जो स्लोपिक साइड्स होती है ये ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुछ बातें निकल के आती हैं, जैसे इस डिस्टेंस को अगर मैं इधर प्रोजेक्ट करूं, ध्यान से सुनिएगा, इस डिस्टेंस को थोड़ा इधर प्रोजेक्ट कर रहा हूं, कुछ ऐसे निकल के आए। अगर इसको थोड़ा सा इससे आर्क के फार में लूँ तो जितनी डिस्टेंस ए और पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं सी के बीच में होगी, वो डिस्टेंस एक्चुअली में आपकी ये वाली होगी जो आप मेजर्ड वैल्यू बताओगे, ठीक। और ये जो बीच में गैपिंग आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज़ गैप, ठीक है, इसको कुछ भी मान लेते हैं, दिस इज़ डी। ये जो गैपिंग देते हो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस अलाउवेंस, हाइपोटेनियस अलाउवेंस, ठीक है, हाइपोटेनियस अलाउवेंस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस अलाउवेंस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस बोल दो हाइपर। तो ये कर्ण का अलाउवेंस है, इसको अलाउवेंस इतना अलाउ करते हैं, ठीक। चलो, तो इसको सपोज दैट आपने कुछ और मेज़र किया, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस आपकी निकल के आई, 1 मिनट, दैट इज़ ये डिस्टेंस जो मेज़र किया आपने, सपोज दैट कि ये जो डिस्टेंस आपने मेज़र किया, ये मेजर्ड वैल्यू मान लेते हैं एल निकल के आई, इसके बीच में क्या निकल के आई, एल। तो एक्चुअली में जो एल है ना वो इसी के बराबर है, दिस इज ए सी के बराबर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो भी हम मेंशन करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेजर करते हैं, तो दिस इज द एल, तभी तो करेक्शन बता पाओगे। मेजर्ड वैल्यू कौन सी हो जाएगी, दिस इज द एल नॉट, दिस इज एम मेजर्ड वैल्यू, एम भी लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये जो वैल्यू आपकी आ जाएगी मेजर्ड वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू होगी वो एल होगी। तो करेक्शन क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। चलो, इफ़ क्लिनोमीटर इज यूज, केस वन, इफ़ क्लिनोमीटर, अगर आपने क्लिनोमीटर यूज़ किया, क्लिनोमीटर से क्या होता है, थीटा पता करते हैं। थीटा इज कैलकुलेटेड बाय क्लिनोमीटर, तो क्लिनोमीटर से हम लोग पता कर लेते हैं। तो पहला केस कई केसेस में बन सकते हैं, या तो आप डिस्टेंसेस मेजर करोगे या तो आप एंगल बता दोगे। अगर आपको एंगल पता है तब भी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लग सकता है। सपोज दैट ये जो लेंथ आपने एल नॉट है, एल नॉट की वैल्यू इसको अगर निकालोगे तो ये एल नॉट कॉस थीटा निकल के आएगी। इसका अगर कंपोनेंट निकाल लो थीटा के टर्म में तो एल नॉट कॉस थीटा, इसको और भी लिखा जा सकता है, दिस इज एल नॉट कॉस थीटा, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। और ये जो निकल के आएगी एल नॉट साइन थीटा, दिस इज एल नॉट साइन थीटा, जरूरत नहीं उसकी है वर्टिकल वाले की। तो एल नॉट कॉस थीटा निकल के, हमारा मेन पर्पज़ ये है कि भैया हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस चाहिए, इस वजह से हम पूरी कहानी देख रहे हैं। हम ग्राउंड पे मेजर करने के चेंज से, तो ये स्लोपी डिस्टेंस था, ये किसी एंगल पे था, तो उसको तो प्रोजेक्ट करना नहीं होता, तो इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इफ़ क्लिनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर थीटा, अगर आप थीटा को बता रहे हो तो दैट इज़, यहाँ पे अगर बात करूँ तो मेजर्ड वैल्यू आपके पास क्या है, एल नॉट है। आपने मेजर जो किया दिस इज द एल नॉट, तो जो चेन से मेजर किया वो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस क्या है, ए बी इज़ द एल नॉट। तो मैं लिख देता हूँ, इसको ए बी भी लिख दो ताकि बाद में भूलो ना, दिस इज मेजर्ड वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको पता है कि करेक्शन क्या होता है, दिस इज करेक्शन, दिस इज करेक्शन। करेक्शन होता है भी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है, ठीक है। ट्रू वैल्यू आपके पास है, ट्रू वैल्यू एक्चुअली में ग्राउंड में यहाँ पे AC है, तो दिस इज ट्रू वैल्यू आपके पास है AC, दिस इज द AC। AC की अगर मैं बात करूँ दैट इज़, यहाँ पे ट्रू वैल्यू है आपके पास AC में से अगर मैं AC माइनस मेजर्ड वैल्यू आपके पास है दैट इज़ AB, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। AC आपके पास कितना है, एल नॉट कॉस थीटा, एल नॉट कॉस थीटा माइनस मेजर्ड वैल्यू एल नॉट। अब आप देख सकते हो कि दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, मेजर्ड वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि ये स्लोपिंग डिस्टेंस है, ये हमेशा कर्ण ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आधार, ठीक है। चल आगे बात करते हैं। दिस इज़ द, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो निकल के आता है, इसमें एक काम करो, एल नॉट कॉमन ले लेते हैं, थीटा कभी नेगेटिव होगा नहीं, थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो एल नॉट कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा माइनस क्या निकल के आ गया, 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस एल नॉट निकल के आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकल के आ गया। माइनस साइन क्यों बाहर लिया जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉस की वैल्यू होती है
कॉस थीटा की जो भी एंगल आएगा, ये एंगल हमारा हमेशा जो है ना 90 से कम रहेगा, और 90 से एक वैल्यू जो होती है 1 से कम होती है, ठीक है। तो कॉस 90 0 होता है, बाकी सारी वैल्यू तो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो भी वैल्यू होती है वो 1 से लाई कर सकती है या 1 से कम होगी, इसलिए मैंने क्या किया, इसको 1 माइनस कॉस थीटा लिख लिया। इससे क्या पता चला, निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारा करेक्शन क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। तो दिस इज करेक्शन फॉर स्लोप, दिस इज करेक्शन फॉर स्लोप। आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को मेंशन हमने कर लिया। तो यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं, दैट इज़ माइनस L0 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो मैग्नीट्यूड देख सकते हो यहाँ पे, और दूसरा इसकी वैल्यूज़ देख सकते हो। नेचर की बात करें, अगर मैं नेचर की बात करूँ, अगर नेचर आपसे पूछता है तो नेचर आपका ये ऑलवेज निगेटिव आएगा। अगर आपकी बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड आपका जो निकल के आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो L 1 माइनस कॉस थीटा निकल के आएगा। अगर आपसे इसके नेचर की बात करेगा तो ये नेचर निगेटिव निकल के आएगा। दिस करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका एलिवेशन पता है, एच पता, हाइट पता है, तब कैसे लगाएंगे, पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें देखेंगे, अगर मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाए तब ये फार्मूला अप्लाई होगा, अगर मेरे को ये पता हो जाए तब हम थीटा का फार्मूला लगा लेंगे। तो दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो अच्छा लगेगा वो आप यूज कर सकते हो, जैसा डेटा दिया हो वैसा काम करेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट डील करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड विद द करेक्शन, जब आपको दोनों के लेवल पता हों, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इस करेक्शन को ऑलवेज निगेटिव आप ले सकते हो, ये ऑप्शन में आपको पूछेगा ज़रूर कई बार, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात ये कर लेते हैं कि आपको जो मान लिया कि इसमें केस 2 ये बनता है ना, कि अगर आपको डिफरेंस ऑफ एलिवेशन मेजर्ड है, आपको पता हो जाता है किसी क्योंकि आपको पता है ना, जब सर्वे करते हो तो आप इन पॉइंट के लोकेशन नहीं बता सकते हो, तो कम से कम आपको इस मीन सी लेवल से कितनी हाइट पे तो ये बता ही सकते हो, ये कितने लेवल पे ये भी बता सकते हो। फिर आपको अगर ये पता है HB माइनस HA, जिसको हम H मान रहे हैं, अगर ये बात हमको पता है तब भी हम एक फार्मूला डराइव कर सकते हैं, तो उसको डराइव करते हैं। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। चलो आगे बढ़ें। हाँ, आगे अब बढ़ते हैं, सेकेंड केस देख लेते हैं, दैट इज़ क्या निकल के आता है, उसके बारे में डील करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन अपना जो होगा कि अगर आपको यहाँ पे ग्राउंड का जो है ना, आपको एलिवेशन पता हो तब क्या करोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ एफ एलिवेशन ऑफ डिफरेंस इज H इज नोन, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट बात करते हैं। चलो आ जाओ, ये डायग्राम तो वही रहेगा, डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, बस आपको अब H नोन है, इसका क्या नोन है, H। तो केस 2 निकल के आता है, इफ डिफरेंस ऑफ एलिवेशन इज नोन, केस 2 if difference of elevation is known, that is HB minus HA। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस हमको H की ज़रूरत है। H इज़ द डिफरेंस ऑफ HB माइनस HA।
चलो आ जाओ यहाँ पे, एक काम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसके बीच में। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो ये आपके पास जो वैल्यू है L0 है, ठीक है, और ये वैल्यू क्या है L है, और ये क्या है H है। तो एक काम करते हैं ट्रायंगल ACB इसमें पाइथागोरस लगाते हैं थ्योरम, ये अप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा बता सकते हो, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस और क्या लिख सकते हो BC स्क्वायर। ठीक, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे दिस इज द वैल्यू इज L स्क्वायर, AC की वैल्यू आपके पास है दैट इज सॉरी ये वैल्यू आपके है L0 है, L0 का स्क्वायर, दिस इज L का स्क्वायर। जो मर्जी करे आप ले सकते हो, कैपिटल L मानना है L मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। प्लस BC की वैल्यू आपके पास क्या है H स्क्वायर है। ये बात क्लियर है। आगे बात करते हैं, दैट इज़ यहाँ पे हम लोग जो है निकालना क्या है मेरे को, दैट इज़ जो भी वैल्यू आपको पता करना है L पता करना है, आपको जो भी पता करना है वो ट्रू वैल्यू पता करना है, दिस इज़ द L। तो एक काम करते हैं, दिस इज़ द H स्क्वायर इज इक्वल टू, या इसको इधर साइड में लेके आओ, L स्क्वायर इज इक्वल टू L0 स्क्वायर माइनस H का होल स्क्वायर। ठीक, एक काम और करते हैं, L इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, L0 का होल स्क्वायर माइनस H का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं स्क्वायर में। ठीक, तो ये तो आपके पास हो गया, ट्रू वैल्यू आ गई है आपके पास, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब आपको निकालना क्या है, करेक्शन होता क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बोलो ट्रू वैल्यू आपके पास ये है, क्योंकि एक्चुअल में जो लेंथ आपकी ग्राउंड पे होनी चाहिए वो यही है। तो दिस इज द L cos थीटा क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि अब थीटा नहीं पता मुझे, अब मेरे को ग्राउंड के एलिवेशन पता है। तो दिस इज द हाउ मच ट्रू वैल्यू आपके पास है, दिस इज द L माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये एक्चुअली फार्मूला आपका निकल के आ जाता है। अब इसका कुछ एक्सपेंशन करना पड़ेगा, दिस इज करेक्शन, ठीक है, दिस इज करेक्शन। अब आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ये करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव आएगा, क्योंकि पता है आपको ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी कम, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा, तो ये नेगेटिव निकल के आता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन लेते हैं, L0 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जैसे इसमें कुछ माना है दैट इज़ L0, कुछ भी मान लो आप, तो ट्रू वैल्यू तो आपको क्लियर ही है। चलो L0 माइनस, यहाँ पे एक काम करते हैं, L0 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा L0, अगर स्क्वायर बाहर निकालोगे तो ये इसमें जो बचेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस H स्क्वायर अपान L0 स्क्वायर, ये लिख सकते हो। एक काम करते हैं और आगे इसको फर्दर सिंप्लाई करते हैं, L दैट इज़ L माइनस, ओ सॉरी गलती हो गई लग रहा मुझे, गलती से लिख गया, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बदलो, ट्रू वैल्यू की जगह पे कुछ और पुट कर दिया, करेक्शन, इसको रफ करो। और यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है ना, देखो यहाँ पे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, तो ट्रू वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है, गलती से लिख गया था, सॉरी उसके लिए। ट्रू वैल्यू L है माइनस L0 है। आप ये बताओ ट्रू वैल्यू आपने क्या लाया, ये, तो दिस इज L0 माइनस H स्क्वायर, क्लियर है, चल माइनस L0। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी कॉमन ले सकते हैं, L0 बाहर निकालो, दिस इज L0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस H स्क्वायर अपान L0 का होल स्क्वायर माइनस L0 बाहर। ठीक, अब दोनों में कॉमन ले सकते हो, L0 और बाहर ले सकते हो, दैट इज़ L0 कॉमन ले लो बाहर, तो ये बच जाएगा 1 माइनस H स्क्वायर डिवाइड बाई L0 का होल स्क्वायर की पावर 1/2 लगा सकते हो। स्क्वायर रूट को पावर क्या लिखा जा सकता है, 1/2, और माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब बाइनोमियल, जो बाइनोमियल थ्योरम होती है उसका एक्सपेंशन करते हैं। बाइनोमियल तो आपने पढ़ रखा होगा, पढ़ाया जाता है 11th-12th में तो पढ़ाया जाता है। आगे बात करते हैं, तो इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग हैं, ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, दैट इज़ L0। तो ये जो करेक्शन निकल के आता है स्लोप के लिए, दैट इज़ स्लोप करेक्शन या ग्रेडियंट करेक्शन CG बोल सकते हो, अगर ग्राउंड के CG फॉर्म में लिख रहा हूँ,
दैट इज़ एल नॉट। इसको जब ओपन करोगे ना तो इसका एक्सपेंशन जो आता है एक्सपैंड बायनोमियली, इसको मैं लिख देता हूँ एक्सपैंड बायनोमियली। बायनोमियल थ्योरम लगानी पड़ती है बायनोमियली। चलो तो इसका एक्सपेंशन आता है 1 माइनस दिस इज़ 1 माइनस एच स्क्वायर अपान ये वैल्यू क्या है नीचे एल नॉट है, दिस इज़ द 2 एल नॉट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट निकल के आता है माइनस H4 अपान दिस इज़ द 8 की पावर L4 माइनस दिस इज़ द 1। ये ब्रैकेट लगा दो। और बहुत सारे टर्म निगलेक्ट करना होता है क्योंकि बहुत कम वैल्यू निकल के आती है, निगलेक्ट दिस। तो -1 दिस इज़ -1 ये निकल के आता है। ठीक है, तो वेरी स्मॉल टर्म निगलेक्ट कर देते हैं हम लोग। एक काम करते हैं इसके -1 से +1 से कैंसिल। ठीक है, निगलेक्ट हाइयर टर्म, निगलेक्ट हाइयर टर्म जैसे H4 की पावर 8L की पावर 4 ये निगलेक्ट कर दो 0 के बराबर, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत क्या होगी कम आएगी। H की वैल्यू थोड़ा डिफरेंस है, उसका पावर 4 करोगे तो और कम। नीचे L की पावर 4 है, लेंथ से L की पावर 4 करोगे, मान लो 20 मीटर की चेन है, 30 मीटर की चेन है, 30 मीटर का पावर 4 कर दोगे बहुत वैल्यू आ जाएगी। तो इससे क्या होता है, और दोबारा 8 से डिवाइड भी कर दिया तो इसको निगलेक्ट कर सकते हो, वैल्यू कम आएगी। किसके कंपेरिजन में, इस टर्म की कंपेरिजन में इसकी वैल्यू बड़ी कम आएगी, तो उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये रिजल्ट जो निकल के आते हैं इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ नेगेटिव हायर ऑर्डर टर्म, दैट इज़ करेक्शन जो निकल के आता है दैट इज़ माइनस एच स्क्वायर, दैट इज़ एच स्क्वायर अपान दैट इज़ एल नॉट पहले से है, दैट इज़ 2 एल नॉट का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो दिस इज सी जी इजकल टू एच स्क्वायर माइनस 2 एल नॉट का ये फार्मूला बन के आया। तो बहुत पूछेगा आपको, 4-5 ऑप्शन बना के देगा, बहुत कन्फ्यूजन कराता है। लेकिन आज के बाद में ध्यान रखिएगा, एक तो नेगेटिव रहना है, ये जो करेक्शन रहेगा ये ऑलवेज नेगेटिव रहता है। दूसरी बात, आपको 4-5 ऑप्शन बना के देगा। अगर इसका बेसिक फंडा आपको क्लियर है कि भैया डेरिवेशन में इसकी पावर में पावर 1/2 आता है, तो इसके जो h की पावर बनेगा वो भी पावर 2 ही बनेगा। तो 4 ऑप्शन बना के देगा। ऐसा कई ऑप्शन बनाएगा, किसी में h की पावर 4 दिया होगा, किसी में h की पावर क्यूब दिया होगा, किसी में h की पावर 5 दिया होगा, किसी में h स्क्वायर दिया होगा। तो जिसकी पावर h स्क्वायर बाई समथिंग कुछ दिया होगा वही आपका करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यूनिट भी मैच कराया करो। मान ले पावर 4 है और नीचे 2L है, तो ये हमेशा करेक्शन मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी आएगा। ये मीटर स्क्वायर हुआ तो ये मीटर है, मीटर स्क्वायर और मीटर से कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा, मीटर ही तो आएगा। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूनिट भी पहचानना आपको। तो कई बार तो ऑप्शन को आप यूनिट से भी निकाल सकते हो। तो 2 तरीके से, एक तो कॉस थीटा के टर्म में पूछ सकता है और दूसरा आपका ये पूछ सकता है। तो उसमें तो आपको पता है, ये रटना मत, एल नॉट पूरा लेंथ पता ही था, इसका कंपोनेंट एल नॉट कॉस थीटा, ये ट्रू वैल्यू है तो ट्रू माइनस मेजर्ड कर देना, करेक्शन निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोटेन्यूस अलाउंस है, तो उसको देखते हैं। हाइपोटेन्यूस अलाउंस, अगर आपको ध्यान दीजिए यहाँ पे नोट पॉइंट करके मैं लिखा देता हूँ, नोट पॉइंट करके यहाँ पे, इफ हाइयर टर्म इज नॉट निगलेक्टेड, इफ हाइयर टर्म, यहाँ पे टर्म जो टर्म्स हैं उनको लिखने की ज़रूरत है नहीं। h इजकल टू डिफरेंस ऑफ ग्राउंड लेवल, और जो एल नॉट है दिस इज मेजर्ड वैल्यू, एल नॉट इज़ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लाइन। मेजर्ड वैल्यू आप क्या हो जाएगी, लाइन, जो भी चेन से आपने मेज़र किया उसकी लाइन के बारे में हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक नोट मैं लिखा रहा था, दैट इज इफ हायर ऑर्डर, इफ हायर order terms are neglected, terms are not neglected, terms are not neglected, अगर neglect नहीं किए जा रहे हैं, is not neglected, then correction for, then correction slope, then correction for slope, then correction for slope will increased by h की पावर 4, और जो भी 8L नॉट क्यूब आया था वो लिख देना, यही वाला टर्म आएगा। दैट इज़, सॉरी यहाँ पे L नॉट भी था तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी L नॉट कर दीजिएगा, गलती से छूट गया था, उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पावर h की पावर 4 आ रहा है, ये L नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, तो पावर 3 बचेगा यहाँ पे जब मल्टीप्लाई। तो ये निगलेक्ट अगर नहीं करना, अगर हाइयर टर्म निगलेक्ट नहीं करते हो। नेक्स्ट आता है नोट करके, इसी में नोट कर लो,
हाइपोटेन्यूस करके है, उसको मैं लिखा देता हूँ, रफ करते हैं इसको, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात क्लियर हो गई ना। आज से स्क्वायर भी ध्यान रखना आपको, क्योंकि देखो डेरिवेशन में जब स्क्वायर चल रहा है तो ये स्क्वायर कहीं हटा नहीं दोगे आप। तो सिंपल पाइथागोरस में स्क्वायर आया, इसलिए हमारे डेरिवेशन में आया, तो फाइनल रिजल्ट में भी वही रहेगा, इसको बदलाव नहीं कर सकते आप। तो इस वजह से आपके जो भी रिजल्ट्स रहेंगे तो उसको आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज अगले दिन अगले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग जो है पुल करेक्शन, पुश करे, जो भी सैक करेक्शन आता है वो सारी बातें कर लेंगे हम लोग। वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल के आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आएगा, दैट इज़ रिलेटेड विद द हाइपोटेन्यूस अलाउंस। ये बहुत पूछता है, ये भी पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, हाइपोटेन्यूस अलाउंस, ठीक है, ये पूछ सकता है। अब देखो मैंने लिख भी दिया डायग्राम में, जो भी वैल्यू निकल के आ रही वही इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द हाइपोटेन्यूस अलाउंस। ये एक्चुअल में डिस्टेंस आपकी ग्राउंड पे होनी चाहिए थी, इसको मैंने कार्ड के फॉर्म में लिया, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पे बैठेगी। तो जितना आपका मेजर करके यहाँ से डिस्टेंस होगा और जो टोटल आपका कर्ण निकल के आएगा, ए बी लेंथ निकल के आएगा, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तब जाके आपको पता चल जाएगा हाइपोटेन्यूस अलाउंस। तो दैट इज़ द फार्मूला, इसका लिख सकते हो, दैट इज़ क्या निकल के आएगा, इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ। ये तो क्या है आपका L0 cos थीटा निकल के आया, ठीक है। तो इसको एक काम ये करते हैं, दिस इज़, इसको क्या माने, दैट इज़ हाइपोटेन्यूस अलाउंस। तो इसका फार्मूला हम लोग डराइव करते हैं, दैट इज़ L0, ये फार्मूला सेक थीटा के टर्म में आ रहा है, सेक थीटा के फॉर्म में इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चल, तो ये डिस्टेंस आपकी तो क्लियर, ये L तो आपको पता ही है, तो इससे फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसकी वैल्यू x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, दिस इज द x, इसको देखते हैं, ठीक। चलो, तो यहाँ पे निकालते हैं, कितना निकल के आता है वैल्यू है, दिस इज़ द वैल्यू। ये जो वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, दिस इज़, इसके टर्म में अगर मैं लिखूँ, L की वैल्यू लिखूँ, L इजकल टू आप क्या लिख सकते हो, दिस इज द L इजकल टू L0 cos थीटा। एक काम करो, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये तो आपने लिख ही लिया ना, L इजकल टू L cos थीटा नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। और एक काम ये करते हैं, तो L0 की वैल्यू लिख सकते हैं L अपान cos थीटा, ये भी लिखा जा सकता है, या ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, दैट इज़ L sec थीटा, L sec थीटा, ये निकल के आ जाएगा L0, ठीक। अब आप बता सकते हो, आपके पास L0 है, आपके पास L है, सब कुछ बता सकते हो। तो x इज़ द हाइपोटेन्यूस अलाउंस, शॉर्ट में लिखा हूँ, ये क्या हो जाएगा, जो भी आपके पास मेजर्ड वैल्यू है माइनस L निकाल दो। मेजर्ड वैल्यू आपके पास क्या है, L0 है, माइनस L कर दो, ठीक। L0 की वैल्यू आपके पास है, दिस इज़ L sec थीटा माइनस L, L कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, sec थीटा माइनस 1। तो एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ लेना कि अगर आपको वो x की वैल्यू पूछ रहा है, हाइपोटेन्यूस अलाउंस की बात कर रहा है या स्लोप की बात कर रहा है, दोनों फार्मूले में अंतर है। ऐसा मत कर देना एग्जाम में गलती। देखो दो, अभी करेक्शन जब पढ़ाया था ना, तो करेक्शन क्या निकल के आया था, करेक्शन जब निकाल के स्लोप के लिए निकाला था तो ट्रू वैल्यू L cos थीटा माइनस मेजर्ड वैल्यू L0। लोग इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, cos थीटा माइनस 1 या माइनस के साथ में लिखो L1 माइनस cos थीटा, ठीक है। या इसी के फार्म में पढ़ा रहने दो कुछ देर के लिए। देखो इसमें और इसमें लोगों का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, वो भैया करेक्शन है और ये हाइपोटेन्यूस अलाउंस है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया, यही डायग्राम से हमारा सारा काम चल गया। तो ध्यान रखिएगा L0 क्या है, मैं फिर से बाहर से मेंशन कर देता हूँ, L0 यहाँ तक की डिस्टेंस थी, दिस इज कॉल्ड L0, ठीक है, और L यहाँ तक की थी। तो इस तरीके से हमारा सारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग बात करेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो पुल करेक्शन होता है, सैक करेक्शन होता है, मीन सी लेवल करेक्शन क्या होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से समझ लो, आपको हर परीक्षा में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।